सबसे पहले ये जनरल एंट्रीज वेरीफाई कर लें जो कल आपको लिखवाई थी। अब खामोश हो जाएं जी। ओपनिंग इन्वेंट्री हम एंट्री पास कर चुके हैं। परचेज की एंट्री हो चुकी है। फ्रेट, कैरेज या अदर डायरेक्ट कॉस्ट हो चुकी है। सेटलमेंट डिस्काउंट को देखें जरा। सेटलमेंट डिस्काउंट को एंट्रीज के अंदर आए। आपको पता है सेटलमेंट डिस्काउंट की जो नॉर्मल एंट्री है ये हम परचेज करने वाले हैं, सेल करने वाले अभी नहीं है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। पीरियोडिक सिस्टम में जो सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री पास होगी वो अकाउंट पेएबल डेबिट। ये तो हमें भी पता है कि जब डिस्काउंट हो अकाउंट पेएबल डेबिट, लायबिलिटी कम हो जाती है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सीख ली हुई एंट्री। बट अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो एंट्री पास होगी अकाउंट पेएबल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव अलग, यहां पर डिस्काउंट रिसीव अलग नहीं लिखते इसमें, क्योंकि परचेज के साथ डायरेक्ट है ना। और लिख सकते हैं लेकिन में फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये एक एंट्री कल नहीं सीखी थी। उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न टू सप्लायर हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न टू कस्टमर हो गया, एबनॉर्मल लॉस, ड्राइंग्स, फ्री सैंपल्स या चैरिटी, इन्वेंट्री यूज्ड फॉर नॉन करंट एसेट, सैंपल और चैरिटी एक्सपेंस, नॉर्मल लॉस, एनआरवी लॉस बिफोर फाइनलाइजेशन, फिर क्लोजिंग स्टॉक और फिर आफ्टर फाइनलाइजेशन। फिर आप लोगों को 2 सवाल दिए थे, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? सिंपल, अकाउंट पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की तो यही एंट्री होती है ना। नहीं, ये तो परचेज है ना, मैं नॉर्मल है, तो ये हमारे पास लायबिलिटी कम हो जाएगी। परचेज या डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आ रहे हैं। और परपेचुअल सिस्टम में अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 15, चले अब बोले ना, अभी बोलना नहीं है, अकाउंटिंग में तो वैसे ही नहीं बोलते, गुनाह होता है। परपेचुअल में सेल्स रिटर्न की एंट्री फाइफो मेथड हो या कोई मर्जी हो, परपेचुअल सिस्टम का तरीका कार एक ही होता है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर सेल रिटर्न का क्या आप कर रहे हो? सेल रिटर्न का ऐसा नहीं सोचना। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्वेश्चन के अंदर बताई होंगी। अगर उसका रेट गिवन है तो ठीक है, नहीं रेट गिवन तो फाइफो मेथड हो तो फाइफो, और वेटेड एवरेज हो तो एवरेज रेट। अब क्वेश्चन है 15 पे आए, जो मर्जी हो, आपने जिस दिन बैलेंस लिखना है ना उस दिन देखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज में एवरेज रेट, ये रेट इस्तेमाल करने की टेक्निक है। आप जो मर्जी कहोगे मैंने ये किया था वो किया था, एक्चुअल में जो हो रहा होता है ना वो कुछ और हो रहा होता है। मैं परपेचुअल की बात कर रहा हूं, लेकिन जब कार्ड बनाते हैं ना, अगर वेटेड एवरेज है ना तो रेट वो लेना है जो एवरेज रेट चल रहा है। और अगर फाइफो मेथड है, अगर तो सेम रेट वाले अवेलेबल हैं तो उसी रेट में जाकर ऐड हो जाएंगे।
और अगर सेम रेट वाले अवेलेबल नहीं है तो वो जाकर फर्स्ट इन में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पिछला रिटर्न हुआ है ना, तो फर्स्ट इन में लिखा जाएगा। अच्छा, आप सवालों में आए सर अगर उसका रेट नहीं अवेलेबल तो यही नहीं कि आप उसको सेल रिटर्न पे, तो लास्ट जो सेल्स है उसका वही रेट इस्तेमाल करो। लेकिन सर हम तो उसको फर्स्ट में नहीं लाके आते। हाँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो आपके पास जो सेल रिटर्न वही होगी ना जो आपने सेल की होगी, तो सेल वाली चीज वापस आई है ना, आपने सेल किया तो वो वापस हो गई। तो जिस रेट वाली सेल की हो तो नॉर्मल वो बताया होता है, ना बताया हो तो आपने ये नहीं देखना कि कौन सी सेल थी, फिर देखना बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर अगर एवरेज रेट है वही रेट ले ले, एवरेज रेट में तो एक ही रेट होता है ना। और अगर FIFO मेथड है तो जो फर्स्ट इन वाला रेट होता है ना वही ले, और इसमें बताया होता है, FIFO मेथड में रेट बताया होता है। मीडियम सेविंग सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30%, ये सवाल आपको दिया था करने के लिए। यूज पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, चलें जी, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड अगर है तो आगे लिखा हुआ है कि दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेन टू अगस्त। 4 अगस्त को गुड्स खरीदी, परचेज टू कैश। उसके बाद 7 अगस्त को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, एक ही एंट्री पास होगी। और ये तो एंट्री लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, पास की हुई है ना एंट्री। अब ना ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि आप होमवर्क ना करके हैं, फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर अगली अटेम्प्ट की तैयारी करना। इस अटेम्प्ट के लिए आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। 10 अगस्त को रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, परचेज रिटर्न, तो क्या एंट्री पास होगी, अकाउंट पेएबल या कैश टू परचेज रिटर्न। फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज टू अकाउंट पेएबल, परचेज टू अकाउंट पेड, कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। A customer returned goods which had been invoiced 58500, sale return to account receivable या cash। Cash sales of ₹120,000 net of special discount 10,000, cash to sale 120,000। स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज होता है ना, वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये जो कैश डिस्काउंट होता है वो तो पेमेंट के वक्त होता है, और कैश सेल्स के ऊपर तो कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। कैश सेल्स के ऊपर कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, वो तो क्रेडिट सेल्स के ऊपर होता है। ये एंट्री देखिए, और आप ना अब थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ा सोचा भी करो। ऐसे ही नहीं कि बस जो चीज पढ़ाई गई है वो आपको बहुत अच्छी आती है, इस चीज को आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते अपने आप को, इसको आप रट्टेबाज कह सकते हो। असल चीज ये होती है कि गिवन इंफॉर्मेशन को देखकर कहीं ना कहीं पहुंचो, और कोशिश तो करो। चलो नहीं, गलत पहुंच जाओगे, कोशिश करना जरूरी है। लिखा हुआ है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस 26,000। लिस्ट प्राइस हमेशा सेल प्राइस को कहते हैं। लिस्ट या मार्क्ड प्राइस कौन सी होती है, सेल। कहता है 26,000 की एक लिस्ट प्राइस है, एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड, दिस हैज बीन कंसीडर्ड एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करेंगे। क्या 26,000 से पास करेंगे या जितने का स्टॉक था उतने से? लॉस हुआ तो याद रखें, कोई लॉस हो, ड्राइंग्स हो, ये हमेशा इन्वेंट्री की एंट्री अपनी कॉस्ट वैल्यू पे होती है। सेल वैल्यू से सिर्फ 2 एंट्रीज होती हैं बस, एक सेल और एक सेल रिटर्न। सेल की अमाउंट की इसके अलावा कभी दूसरी एंट्री पास नहीं होगी। बाकी हर एंट्री इन्वेंट्री की कॉस्ट पे होगी। तो 26,000 तो लिस्ट प्राइस है, ऊपर 30% मार्कअप या मार्जिन भी बताया हुआ है। एंट्री तो पास होगी एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट,
बट जो अमाउंट है वो 26,000 नहीं आएगी, क्योंकि 26,000 तो उसकी लिस्ट प्राइस है। तो क्या करेंगे फिर, इसके ऊपर लगाएंगे सीपीएस और इस सेल से पहले फाइंड कर लेंगे कॉस्ट। तो बताओ 30% मार्जिन है या मार्कअप है? मार्कअप है। तो 26,000 को 130 पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 20। तो ये हमारी लास्ट एंट्री पास हो। डन। और ये बात वैसे ही आपको पता होनी चाहिए, जब इन्वेंट्री की सेल की अमाउंट आती है ना, वो सिर्फ दो जगह पर आती है, सेल और सेल रिटर्न। वरना ड्राइंग्स हो, चैरिटी दो, गिफ्ट दो, वैसे लॉस हो जाए, हमेशा अमाउंट कौन सी आएगी? कॉस्ट। ओके, आगे बढ़े फिर। अब इसमें अगर कोई चीज है तो, वरना इस सवाल पे इसमें एक और चीज थी। इसमें 24 अगस्त वाली ट्रांजैक्शन समझ लगी थी? 24 अगस्त वाली, चलो देख लेते हैं। करें स्टार्ट। पहली परचेज की एंट्री पास करेंगे, इन्वेंट्री टू कैश, इन्वेंट्री टू ओके है ये दूसरी एंट्री। अच्छा, जिसने ये सवाल नहीं किया हुआ ना, तो बेहतर यही है कि वो सवाल करके किया करे। सवाल अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं करता तो अल्लाह से दुआ किया करें कि आपका पढ़ने का दिल लग जाए, या आपके पेरेंट्स के दिल में ये आए कि वो आपको सीए छुड़वा दें, क्योंकि दोनों सुनो तो दोनों ही आपके भले के लिए। नहीं पढ़ोगे और सीए में रहोगे, टाइम जाया होगा। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, सीए छोड़ दो, या अपने दिल को राजी करो कि पढ़ो। पढ़ के फेल हो जाना कोई बुराई नहीं है सीए में, ना पढ़ के फेल होना अपना टाइम जाए। पढ़ के फेल होना, मैं कहता हूं, ये थोड़ा जरा बराबर भी परेशानी वाली बात नहीं है। दोबारा पेपर दे देना, पास हो जाओगे। मुसलसल फेल सिर्फ ना पढ़ने वाला हो। सेल किया जी, पता है जब परपेचुअल सिस्टम हो और सेल हो तो दो एंट्रीज पास करते हैं, एक सेल की अमाउंट की और इसके ऊपर लगाएंगे सीपीएस, आ जाएगी कॉस्ट, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री पास करेंगे। मतलब सेल की एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगी सेल की जो गिवन है 2418 2418,000 2418,000। फिर एक एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अब एंट्री क्या पास करेंगे? 2418,000 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन है, मार्कअप है, मार्कअप ही है। तो कितना आंसर आ रहा है? 1864 1864 1864 1860,000। तो 1860,000। नेक्स्ट, रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न है, सिंपल अकाउंट पेएबल या कैश टू परचेज इन्वेंट्री। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल। फिर कैरेज इन, इन्वेंट्री टू कैश, कैरेज इन की क्या एंट्री पास होगी? इन्वेंट्री टू कस्टमर रिटर्न गुड्स, फिर दो एंट्रीज पास होंगी। इनवाइस वैल्यू भी सेल वैल्यू होती है। इनवाइस, लिस्ट प्राइस, सेल वैल्यू को कहते हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे? एक तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट,
सॉरी, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, और साथ एक एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्रेडिट हाँ जी, पुट कर देंगे। वैल्यू कितनी है? 58 58500। अब फिर 58500 को 130 पे डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45। उसके बाद ये जो 31 मार्च वाली एंट्री है, अगस्त वाली, वो तो सेम ही है। मेन एंट्री ये है, कैश सेल्स 120,000। तो मैंने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 120,000। फिर उसके बाद इसकी एक और एंट्री भी पास करते हैं। क्या एंट्री होती है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। चलो जी, ये बात गौर से सुन लो। कहता है 1,30,000 वाली चीज 1,20,000 में बेची है। ये कहीं लिखा हुआ है, यस पढ़ लो। नेट डिस्काउंट कैश सेल्स 1,20,000, नेट ऑफ डिस्काउंट 10,000। क्या मतलब है? वो चीज क्या 1,20 की थी? 1,30 की थी। नॉर्मल लिस्ट प्राइस 1,30,000 ही थी। बेची कितनी? 1,00,000। अब जरा ध्यान से सुने, सीपीएस हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर अप्लाई होता है, डिस्काउंट पर नहीं होता। डिस्काउंट पर भी होता है, बट सीपीएस को फिर डिस्काउंटेड सीपीएस बनाना पड़ता है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों ने किसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हमेशा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, तब आपकी सही कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। हाँ, अगर आप डिस्काउंटेड के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो फिर हमें अपना सीपीएस भी डिस्काउंटेड बनाना पड़ता है। वो अभी आप छोटे हो, अभी नहीं, हम उसको नहीं सीखते, सीखेंगे, बल्कि आपके ही फाइनल अकाउंट के अंदर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए। लेकिन फिलहाल आप 1,30,000 के ऊपर 130 मल्टीप्लायर बाय 100 करोगे। तो ये बात आप कैसे अपने आप को याद रखवाओगे सारी जिंदगी कि सीपीएस हमेशा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होना है। जैसे भी कोई, अगर आपके पास है कोई फार्मूला, तरीका, ताकि ये कभी गलती हो ही ना। 1,00,000। अब पेपर में यही सवाल आ जाए, वो 120 के ऊपर भी सीपीएस अप्लाई करके जवाब देगा और 130 से भी जवाब देगा। अब फिर हम जवाब दे आएंगे कि हमारा भी जवाब है। ये एंट्री तो सिंपल एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री की एंट्री पास होगी, अमाउंट वही आएगी। अब आज हमने 2 पेजेस पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे ख्याल में रहते ही मेन वो 2 पेजेस हैं, बाकी फिर क्वेश्चंस हैं। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि आज इसको खत्म कर दें। अच्छा, इसका ना टेस्ट आपका डेली होगा छोटा सा। आज मैंने 20 एमसीक्यूज दिए हैं, तो आने वाले दिनों में भी 20 तक ही रखते हैं, ताकि 25 मिनट 30 मिनट में आपका टेस्ट हल हो जाया करे। एक ही टेस्ट है, 2 क्यों? वैसे आगे फिर इसका छोटा सा टेस्ट रोजाना हुआ करेगा ना, तो फिर 2 समझ लेना, बाकी अपने रूटीन के हिसाब से होगे। इसका एक दफा ये ना आपकी प्रैक्टिस के टेस्ट हैं। जब ये एक दफा आपने प्रैक्टिस टेस्ट पूरे दे लिए, फिर आपके फाइनल टेस्ट होगा। तब तक आपका एक और चैप्टर भी हो जाएगा साथ छोटा सा, तो फिर आपका हाफ बुक का एक मॉक होगा, मिड मॉक 5 चैप्टर्स का। 3 फर्स्ट वाले,
और एक पेज ये हो जाएगा 6 या हो सकता है मैं 9 करवा दूं, दोनों में से देखता हूं कि कौन सा करवाना है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, एक दफा आप लोग पढ़ लो, खुद से टेस्ट दे लो, पूरी अकाउंटिंग मतलब बाकी 7 चैप्टर करने के बाद फिर एंड में तीनों चैप्टर करवाऊंगा। वो भी ऐसे प्रॉपर करवाऊंगा, ये नहीं कि जान छुड़ाएंगे, बट ये है कि अगर इन लोगों को दोबारा करवाया तो इन्होंने सारी जिंदगी पढ़ी, वो 3 ही तो चैप्टर है, तो फिर बहुत बोरियत होगी। बोरियत तो नहीं होगी, इनको तो लगेगा दोबारा शुरू से पढ़ रहे हैं कोई नई चीज, भूल जाते हैं, पता नहीं क्या खाते हो। अब भूलने की बीमारी ना, तरीका बता देता हूं, अगर आप अमल ही नहीं करते। तरीका आप कह सकते हो गलत है। अगर आप याददाश्त स्ट्रांग रखना चाहते हो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो, और ये हकीकत है। नजरों की हिफाजत से मुराद यह है कि ना महरम को ना देखना। स्क्रीन आप चाहे जितनी दफा मर्जी देखो, स्क्रीन को ना महरम बना दे। अच्छा क्वेश्चन कर लें फिर रिसर्च बताना, जाते हुए जरूर बता के जाना। क्वेश्चन देखिएगा, चलो वापस आए, जरा एक कॉन्सेप्ट सीखें। जो पुप्पो के घर हैं, नानों के घर हैं, सारे वापस आए। देखिए कोई जल्दी कर ले, बात कर लो, मैं रुक जाता हूँ। तुझी गल पूरी कर लो, लेकिन बाद में नहीं बोलना, फिर कर लो। चलिए इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया। चलिए असल जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी वो ये है कि आप लोगों के पास एक्सपेंस किसके एक्सपेंस की बात हो रही है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी को एक्सपेंस कब लिखना है, यह सवाल है। इन्वेंटरी या मैं सिर्फ एक्सपेंस की बात करता हूं। देखो आप लोग जब रेंट इनकर्ड होता है, हम लोग रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर, याद है ना? ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड आर। ये तो बात है नॉर्मल इनकम और एक्सपेंस की। अब बात करने जा रहे हैं हम इन्वेंट्री की। कहते हैं आप मुझे बताओ कि इन्वेंट्री को कब एक्सपेंस में लिखते हो? इन्वेंट्री हमारा एक्सपेंस ही होता है। परचेज को किस में लिखा था? परचेज किस हेड में आता है? एक्सपेंसेस के हेड में आता है। परचेज हमारा एक्सपेंसेस के हेड में आता है, बट इस एक्सपेंसेस को लिखना कब एक्सपेंस है? सवाल ये है। क्या नंबर 1, मैं आपको सवालों के जवाब बता, आप लोग खुद ही बता दोगे। परपेचुअल सिस्टम हो या पीरियोडिक हो, 1/125 को आपने 5000 का स्टॉक खरीदा, यही वाला स्टॉक 5/125 को हमने 6000 का बेच दिया। परपेचुअल सिस्टम आपको सही बताएगा, और पीरियोडिक सिस्टम में भी बैक एंड में सेम काम हो रहा होता है। अकाउंटिंग की कंसिस्टेंसी खराब नहीं होती, सिर्फ फेस खराब हो रहा होता है कि उधर कुछ और नजर आ रहा होता है आपको, उधर कुछ और नजर आ रहा होता है। बैक एंड पे सेम स्टोरी चल रही होती है। आप मुझे बताओ मैं इस 5000 को एक्सपेंस में कब लिखूंगा, 1 तारीख को या 5 तारीख को? मैं अपनी इन्वेंट्री को किस दिन एक्सपेंस में लिखूंगा, 1 तारीख को या 5 तारीख को? अब मुझे एंट्री बताओ परपेचुअल की, फिलहाल इसकी मुझे एंट्री बताओ। क्या एंट्री बताओ ना? इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल कितने से? 5000 से। फिर मुझे बताओ जब मैंने 5 तारीख को सेल किया, इसकी एंट्री बताया, परपेचुअल है, इसकी कोई एंट्री बताए। एक एंट्री होगी कैश टू,
और दूसरी एंट्री क्या पास होगी? कॉस्ट ऑफ सेल टू कितनी अमाउंट से? 5,000 से। अच्छा मैं ना कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, आपने मुझे सिर्फ नाम बताने हैं। अकाउंट पेएबल बताओ हमारे किस हेड में आता है? लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी में आ गया। इन्वेंट्री किस हेड में आता है? एसेट के हेड में आ गया। ठीक है, अब बताओ कैश किस हेड में आता है? एसेट के हेड में आ गया जी। उसके बाद सेल किस हेड में आता है? इनकम के हेड में आता है जी। और बताओ कॉस्ट ऑफ सेल किस हेड में आता है? एक्सपेंसेस के हेड में आता है जी। और इन्वेंट्री एसेट के हेड में आता है। आपने ये एंट्री पास की 5 तारीख को और ये एंट्री पास की आपने 1 तारीख को। ओके की बात? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूं बैक एंड पे जाने के लिए। आपने 1 तारीख को आपके पास जो एंट्री है, आपको 2 चीजें नजर आ रही, एक एसेट और एक लायबिलिटी। एक एसेट और एक लायबिलिटी। और 5 तारीख को आपके पास इन्वेंट्री एक्सपेंस में नजर आ रही है। जो 5,000 आप एक्सपेंस में लिख रहे हो वो 1 तारीख की एंट्री में नजर आ रहा है या 5 तारीख की एंट्री में नजर आ रहा है? आप तो कह रहे थे 1 तारीख को एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेंट्री एक्सपेंस आउट तब होती है जब वो बिकती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जब इसका रेवेन्यू आएगा तब इसका एक्सपेंस लिखना। याद आया? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इन्वेंट्री को जब खरीदते हो तब एक्सपेंस में नहीं लिखते, जब वो सेल होती है, जब उसका इनकम मिल जाती है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, तब उसको कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से एक्सपेंस में लिखते हो। ये पीरियोडिक में भी यही होता है। ये तो परपेचुअल से एंट्री पास की है ना, क्योंकि ये साफ साफ नजर आ रहा है। पीरियोडिक में क्या होता है भला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आता है? परचेज से ही आता है। परचेजेस का जो हिस्सा सेल नहीं होता वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है, और उसको हम निकाल देते हैं। बाकी का हिस्सा एक्सपेंस में लिखते हैं, किस नाम से? कॉस्ट ऑफ। तो याद रखें, इन्वेंट्री जिस दिन खरीदो उस दिन एक्सपेंस में नहीं लिखते, उस दिन एसओपीएल में नहीं जाती। इन्वेंट्री उस वक्त एसओपीएल में जाती है जब सेल होती है। पहली बात कि वो कहता है कि इन्वेंट्री कब कब एक्सपेंस में लिखते हैं। 4 से 5 बातें इसमें। पहली बात, जब सेल होगी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल। दूसरी बात, जब राइट डाउन होगी। राइट डाउन से क्या मुराद है? एनआरवी लॉस आएगा। जिस दिन लॉस आएगा ना उसी दिन उसकी एक्सपेंस में लिख देंगे एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तीसरी बात, एक होता है रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। पढ़ा है कहीं रिवर्सल ऑफ राइट डाउन? वो जो एक इन्वेंट्री बार बार जा रही थी। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन कब लिखते हैं? जब रिवर्सल करो। एनआरवी लॉस कब लिखते हैं? जब राइट डाउन करो। जब इन्वेंट्री खरीदें तो तब इन्वेंट्री को कभी भी एक्सपेंस में नहीं लिखते, जब इन्वेंट्री सेल होगी तब लिखेंगे। चौथी बात भी एक है, पहले ये 3 बातों को ओके करते हैं। नंबर 1, इन्वेंट्री कब एक्सपेंस में लिखेंगे? व्हेन सोल्ड। इन्वेंट्री उसकी इनकम भी लिखेंगे और साथ साथ उसका एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक बात पूरी हो गई। दूसरा, इन्वेंट्री कब एक्सपेंस में लिखेंगे? व्हेन राइट डाउन। इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री की अमाउंट राइट डाउन करोगे या रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। जब रिवर्सल अक्कर होगा रिवर्सल की एंट्री कर देंगे उसी वक्त। जब राइट डाउन अक्कर होगा राइट डाउन कर देंगे, और जब इन्वेंट्री बिकेगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे। जब इन्वेंट्री खरीदेंगे, हम एंट्री तो पास कर रहे होते हैं परचेज या इन्वेंट्री डेबिट, लेकिन तब एसओपीएल के अंदर वो अमाउंट नहीं ट्रांसफर होती, एक्सपेंस में नहीं जाती। एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी? जितना बिकेगा, जितना बिकेगा। पहले तो परचेज अकाउंट में पड़ी होती है, फिर वो एसओपीएल में जाती है,
एसओपीएल में टोटल परचेज लिख दी जाती है और जितनी अनसोल्ड है वहां से निकाल के करंट एसेट में लिख दी जाती है। मिस मैं अमाउंट बता देता हूं। आपके पास 5000 का स्टॉक पड़ा था, आपने 65,000 का और खरीद लिया ड्यूरिंग 2010 की बात कर लेते। ये 5000 का स्टॉक पिछला था, चलो उसको भी छोड़ते हैं। 65,000 का इस साल खरीदा, किसी ने कहा कि अभी 5000 को भी रहने दो, वैसे ही 65,000 का मैंने स्टॉक खरीदा, इसमें से 50,000 का स्टॉक मेरा सेल हो गया। कितना सेल हो गया? 50,000 का। बच कितना गया? मैं 15,000 का यहां से माइनस कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इस 65 में से, वो 65,000 के अंदर था या नहीं? उसके अंदर था तो निकाल रहा हूं ना। बाकी मेरे पास जो अमाउंट आएगी 50,000, इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ, मतलब 65 में से 50 एक्सपेंस में लिखूंगा। 15 मेरा स्टॉक नहीं सेल हुआ, तो जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो मेरा करंट एसेट होता है। वो अगले साल जाकर अगले साल बिकेगा, तो अगले साल एक्सपेंस भी अगले साल होगा। अगर यहां पर 5,000 ऐड होता तो 5,000, 70,000, 15,000 माइनस करते इधर कितना आ जाता? 55। इस 55 में 5 उबने वाला भी आ गया। वो इस साल एक्सपेंस में क्यों आ रहा है? हालांकि पिछले साल खरीदा था, पिछले साल बिका नहीं था, इसलिए आज के एक्सपेंस में आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक इस साल में नहीं बिका, हमें कैसे पता ये ओपनिंग स्टॉक? हम तो ओपनिंग क्लोज हम फाइफो या वेटेड एवरेज के साथ चल रहे होते हैं। जो मर्जी बोले, स्टॉक को रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो जैसे मर्जी जिस तरह से भी करेगा, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग करते वक्त रेट का ख्याल रखना होता बस। हाँ जी। और एक आखिरी बात और इंपॉर्टेंट बात, रिवर्सल ऑफ राइट डाउन का मतलब होता है कि जब आपने पहले साल इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दिया था, अगले साल उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई, तो हमने एक्सपेंस, जैसे वो एक कल किया ना कि पहले लॉस आ रहा था 10,000 का, अब लॉस बच गया 8,000 का, तो हम 2,000 का रिवर्स कर दिए थे। वो क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट, ये आपने मुझे बताना है। एक मेरे पास इन्वेंट्री कब एक्सपेंस हुई? जब सेल हुई। अगर कोई इन्वेंट्री का डैमेज हो गई तो उसी वक्त, रिवर्सल हो गया उसी वक्त। लास्ट बात, एक ऐसी इन्वेंट्री जिसको मैंने अपने नॉन करंट एसेट के लिए इस्तेमाल किया, मतलब बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग में मैंने अपनी इन्वेंट्री इस्तेमाल कर ली, ब्रेक्स वगैरह, ठीक है। अब वो जो इन्वेंट्री मैंने बिल्डिंग में इस्तेमाल कर ली, इन्वेंट्री मेरी थी, खर्चा तो मेरा हुआ, अब वो एक्सपेंस में कब लिखूंगा? जब खरीदा था या जिस दिन बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ? अब सुने, जब बिल्डिंग बन जाए, जब भी कोई नॉन करंट एसेट आप लोग, सॉरी, अपनी कोई बिल्डिंग या सॉरी अपना कोई मटेरियल या अपनी इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल होगी, तो फिर वो डेप्रिशिएट होगी, तो फिर वो इन्वेंट्री ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट थोड़ी थोड़ी करके एक्सपेंस में जाएगी डेप्रिसिएशन के नाम से। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपके पास एक बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हैं, उस आपका ध्यान इधर है, किसी का मोबाइल की तरफ तो नहीं ध्यान अपना, अगर है तो मोबाइल बंद कर दें, किताब लेकर आया करो, मोबाइल पे अलाउ नहीं है आप लोगों को, जो फिजिकल आते हैं उनको मोबाइल पे बुक अलाउ ही नहीं है, फिजिकल। हाँ नहीं, कल से स्टार्ट कर देते हैं। आपने अपने अपने ना मोबाइल या तो साइलेंट मोड पे हो, जिसका भी मोबाइल नजर आ गया ना जब्त कर लिया जाएगा पूरा रमजान, ठीक है। नेकियां ही नेकियां, किसी की थोड़ी सी बददुआ भी लग जाएगी तो नेकियों से हो जाएगी कैंसल। अच्छा आप सुनिए, आपने, आपका एक स्टॉक था 10,000 का या 10 लाख का, ये चीज आपने इस्तेमाल कर ली बिल्डिंग के लिए, आपने एंट्री क्या पास की होगी? बिल्डिंग डेबिट। अब बिल्डिंग की अपनी बाकी भी तो लग रहा होगा, सपोज दैट ये 1 मिलियन आपका स्टॉक ऐड हुआ है, बाकी बिल्डिंग है 9 मिलियन की, टोटल बिल्डिंग ऐड होके आ गई 10 मिलियन की, ठीक है।
और ये क्या नाम एंट्री क्या पास हुई है, बिल्डिंग डेबिट, बाकी एक्सपेंस कैश भी क्रेडिट जो लगा हुआ है और हमारी इन्वेंट्री भी क्रेडिट। अब बिल्डिंग को हर साल किसी ने कहा कि जी इसकी 50 साल लाइफ है, अब क्या होगा, इसको 50 पे डिवाइड किया जाएगा, डेप्रिसिएशन आएगी और डेप्रिसिएशन जाएगी एक्सपेंस के अंदर, इसमें आप लोगों का स्टॉक भी डिवाइड हो रहा है 50 पे। तो आपका जो 1 मिलियन स्टॉक का है वो एक ही दफा एक्सपेंस में जा रहा है या ओवर द लाइफ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके 50 सालों में डिवाइड होगा। तो जब भी कोई आपकी इन्वेंट्री आपके नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल होगी या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी तो एक्सपेंस भी वैसे ही होगी जैसे अगले एसेट की नेचर होगी। तो ये 4 तरह से आपकी बुक में डिस्कस हुआ है। जब सेल होगी तब इन्वेंट्री एक्सपेंस होगी, जब राइट डाउन होगी तब, जब रिवर्सल अकर होगा तब, और अगर किसी नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल होगी आपकी इन्वेंट्री तो फिर कैसे एक्सपेंस आउट होगी, ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट, ओवर द लाइफ ऑफ, वो मशीन के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो मशीन की लाइफ के ऊपर, बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है बिल्डिंग की लाइफ के ऊपर, फर्नीचर में इस्तेमाल हो रहा है फर्नीचर की लाइफ के ऊपर। अब चेक करो जरा, आई कैप की बुक से भी ओके कर लो। कहता है रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, कब एक्सपेंस लिखेंगे, नंबर 1 व्हेन इन्वेंट्री सोल्ड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट उसकी अमाउंट को कहते हैं, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, उसकी कॉस्ट को, कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। जल्दी करो, पेज नंबर बन रहा है ये 262। सर बिल्डिंग की हमें लाइफ का तो नहीं पता होता, बताया होता है, एस्टिमेट बताया होता है, प्रैक्टिकल भी बताया। ये तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, वरना बिल्डिंग की एक लाइफ होती है और ऑफिशियली उस लाइफ के बाद बिल्डिंग को डिमोलिश कर देना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि जो एक दिन लिखी है ना वो आके रहनी है, तो हमने बिल्डिंग में मरना, जब ये गिरेगी तभी हमने मरना है, वरना नहीं मरना। ऐसा ही है, शदीर वो उसको पानी का क्या करो, ठीक है। तो वरना हर एक एसेट की लाइफ होती है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा तो पता नहीं मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, अदरवाइज तमाम नॉन करंट एसेट जो बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं ना उनकी एक लाइफ होती है, और जो ऑफिशियल बिजनेस होते हैं ना बड़े कॉन्शियस माइंड वाले बिजनेस, वो जैसे ही उसकी लाइफ पूरी हो जाती है ना वो इस्तेमाल नहीं करते और वो हमें दे देते हैं। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है एसेट्स की तब हम शुरू करते हैं उसको, तो अब फिर देखेंगे हम फिर भी उससे प्रॉफिट भी निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो अगर हमारे पास नए एसेट्स हों, पाकिस्तान के अंदर 99% ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लैपटॉप्स वगैरह है ना ये सारे सेकंड हैंड होते हैं। 99% लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह ये सारे सेकंड हैंड होते हैं। जो आप नया खरीद के आ रहे होते हैं ना वो सेकंड हैंड होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइस की तो हमारे पास इतनी जरूरत नहीं होती। 4-5 लाख रुपए में लैपटॉप कौन खरीदे, हम तो खरीद कहते हैं कि जो 50-60 हजार के अंदर अच्छा लैपटॉप आ जाए, वैसे 10-12 हजार में भी आ जाता है अच्छा लैपटॉप, लेकिन उस पर फिर चलती मूवीज ही हैं बस, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चलते। तो इसलिए लाइफ हर एक की होती है, लैंड के अलावा ना लाइफ डिफाइन होती है तमाम नॉन करंट एसेट्स। आगे पढ़े जरा, द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। ये बात कहीं पड़ी हुई है, जब उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा, जब वो सेल, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल इन द स्टेटमेंट ऑफ, ऊपर भी लिखा हुआ है व्हेन इन्वेंट्री सोल्ड। फिर राइट डाउन एंड लॉसेस recognized as an expense in the period the write down या loss occur। उस पीरियड में उसका एक्सपेंस लिख देंगे जिस पीरियड में एनआरवी लॉस आया होगा या कोई लॉस आया होगा। रिवर्सल recognized as reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which reversal occur। ये किसको रिवर्सल, किसमें रिवर्सल कर रहा है, एक्सपेंस के अंदर। वो कहते हैं एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, पहले जितना एक्सपेंस लिखा था अब तो रिवर्स ही होगा ना, चाहे पहले 10,000 था अब 8,000 रह गया, तो कितना रिवर्स कर देंगे,
ये बात जो हम एंड पे कर रहे थे, एलोकेशन ऑफ अदर एसेट। अगर आपकी इन्वेंट्री किसी और एसेट में एलोकेट हुई है तो किस तरह से एक्सपेंस में जाएगी? ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। Some inventories may be allocated to other asset accounts. For example, inventory used as the component of self-constructed PPE. Inventory allocated to another asset in this way are recognized as an expense during the useful life of that asset. उसकी क्या लाइफ है उस बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर वो रिकॉग्नाइज करें। तो कल हमने एंट्रीज पढ़ी जी, उसके हिसाब से कितनी? उस हिसाब से हमने एंट्री क्या पढ़ी थी? बिल्डिंग डेबिट। ठीक है, एसेट डेबिट हो गया। अब एसेट हर साल डेप्रिशिएट होता रहेगा, वो पढ़ते डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाता रहेगा और एसेट की वैल्यू भी माइनस होती रहेगी। और एक दिन आएगा एसेट खत्म हो जाएगा, फिर एक्सपेंस आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा तो एक्सपेंस में थोड़ा थोड़ा करके जा चुका है। तो अगर आप किसी और नॉन करंट एसेट में एलोकेट करेंगे तो उसको उसकी लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ IAS2। डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ IAS2, इसका मतलब पहले सीखिए। हम लोग ऑडिटर हैं, ऐसा ही है, ऑडिट करने जाते हैं, वहां पर बैठ किस चीज का ऑडिट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीजों का। पहली चीज है ना, बड़े गौर से सुननी है, किसी भी स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर है ना आपके पास, या इसको कहते हैं नोट्स ऑन इन्वेंट्री, इसका दूसरा नाम है। इसका मतलब हम ऑडिट करने गए, ऑडिट करते वक्त हमने कहा लाओ यार मुझे ना इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक करवाओ। यही है ना, हमने जांच पड़ताल अकाउंट्स देखने जाते हैं, हमने कहा जी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक करवाओ। उसने कहा जनाब ये लो, एक कॉपी लेकर आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ठीक है, कहता ये लिखो, कहता जाकर चेक भी कर लो, उधर 10,000 का स्टॉक पड़ा भी है और ये 10,000 का स्टॉक भी है। मैंने कहा अच्छा इस साल बिका कितना है? ये तो पड़ा हुआ है ना, ये तो अनसोल्ड है ना, बिका कितना है? कहता मुझे याद नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई स्टॉक डैमेज भी हुआ था? कहता वो भी याद नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं पता कि IAS2 कहता है कि आपने कम से कम इन्वेंट्री की कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी है? डिस्क्लोज का मतलब क्या है? लिख कर रखनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी है। कम से कम वो चीजें आपको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, बाकी आपको याद है या नहीं याद वो अलग बात है। तो IAS2 में 8 डिस्क्लोजर्स हैं, आपकी बुक में 4 लिखे हुए हैं। अब आपकी बुक वाला IAS2 क्या कहता है? कहता है सबसे पहले आपने लिखना है नंबर 1, किस पे मेजर कर रहे हो, किस पे लिखना है? मेजरमेंट बेस। और साथ आपने ये भी बताना है कि कौन सा कॉस्ट फार्मूला इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट बेस क्या होता है वैसे? नहीं, इनिशियल बस पूछे तो बताना होता है, वैसे क्या नॉर्मल लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही है। और ये भी बताना है कि आपने, अच्छा वो नहीं बताएगा अगर कॉस्ट फार्मूला, तो हमें पता तो नहीं चलेगा ना कि हमने कैसे कैलकुलेशन चेक करनी है। तो पहली बात क्या डिस्क्लोज होना जरूरी है? मेजरमेंट बेस और कॉस्ट फार्मूला। दूसरा उसको क्लोजिंग स्टॉक बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसको अलग बताए, वर्क इन प्रोसेस उसको अलग बताए, और फिनिश्ड गुड्स अगर पड़ी हैं तो उसको कहता है एक तो आपने ना, मुझे जब इन्वेंट्री का रजिस्टर चेक करवाना है ना,
उसके ऊपर आपने ये लिखा होना चाहिए कि आपने कौन सा कॉस्ट फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। ये IS2 कहता है सबको कि जो जो अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, वो कहता है ये चीजें डिस्क्लोज लाजमी करो, ऑडिट करने वाले को, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले को, ये बातें लाजमी डिस्क्लोज होनी चाहिए। पहली मेजरमेंट बेस और कॉस्ट फार्मूला, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी चीज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड एट NRV। कहते हैं वो स्टॉक भी बताओ जो डैमेज हो गया है, वो स्टॉक बताओ जिसको आपने NRV पे रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि जिस स्टॉक की वैल्यू खराब हो गई है, कम हो गई है, वो भी बताओ। चौथी बात क्या बताएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू SOPL ड्यूरिंग द ईयर। कहता है ये 4 चीजें, बाकी 8 चीजें हैं टोटल जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में है, लेकिन आपके लेवल पे ये 4 लिखी हुई है। वो कहता है आपने अपने इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है ना, 4 चीजें। पहली चीज दोबारा मेजरमेंट बेस और कॉस्ट फार्मूला आपने लिखना है, ताकि कोई भी बंदा कैलकुलेशन चेक करना चाहे उसको पता चले कि किस फार्मूले से ये रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक भी बताना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर सारे अलग अलग स्टॉक है, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, तो सबका अलग अलग बताओ। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड एट, अगर कोई स्टॉक आपका डैमेज है उसको भी बताओ कि इस साल इतना स्टॉक जो पड़ा हुआ है हमारा डैमेज हालत में है, ताकि ऑडिट करते वक्त आसानी होगी, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये NRV में लिखा हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू SOPL, ये क्या मतलब है, ये किसकी बात हो रही है भला? कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा है। नहीं पता चला आखिरी लाइन का। इन्वेंट्री को एक्सपेंस में कब लिखते हैं? जब सेल होती है। तो यही तो उसने लिखा है, वो इन्वेंट्री की अमाउंट बताओ जो आपने SOPL में लिखी है, और SOPL में तो कॉस्ट ऑफ सेल जा रही होती है। अजान सुन लो, फिर मैं इसकी रीडिंग करवाता हूं। जी अच्छा, और कौन से डिस्क्लोजर्स हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो आपको जानने की जरूरत ये है कि
इन्वेंट्री के रिकॉर्ड की कम से कम कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करनी है हर बिजनेस ने। एक उसने अपना मेजरमेंट बेस बताना है, कॉस्ट फार्मूला बताना है, ये एक ही डिस्क्लोजर के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसने अपना क्लोजिंग स्टॉक बताना है, फिर उसने जो इन्वेंट्री उसकी खराब हुई है वो बतानी है, और फिर जो इन्वेंट्री उसकी बिक गई है वो बतानी है। अब ये जो चीज है इसका अंग्रेजी में लिखने का स्टाइल और है, बातें यही है, मेजरमेंट बेस और कॉस्ट फार्मूला, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, जो इन्वेंट्री खराब हुई है वो, और जो इन्वेंट्री सेल हुई है वो। अब इसको जो अंदाज है वो देखें, द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टिंग इन मेजरिंग इन्वेंट्री, किसकी बात कर रहा है? मेजरमेंट बेस की, इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, कि वो फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहा है या वेटेड एवरेज कर रहा है। कॉस्ट फार्मूला तो है ही दो। अच्छा, पेपर में कॉस्ट फार्मूला पूछ लेते हैं, हम लिख देते थे पीरियोडिक परपेचुअल, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक। कॉस्ट फार्मूला क्या है? फाइफो और वेटेड। फिर वो कहते हैं टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, द कैरिंग अमाउंट यहां पर देखिए, ये है क्लोजिंग स्टॉक। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक। आगे लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटिटी, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग बताएंगे, वरना मेन क्लोजिंग स्टॉक बताना है। फिर तीसरे नंबर पर देखें, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये किसकी बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल की। फिर अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, जो एनआरवी लॉस की बात कर रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड, तो ये चार बातें डिस्क्लोज करना जरूरी है। जब ये समझ लगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, इन्वेंट्री ऑफ राइट डाउन, और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर मेजरमेंट इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। डन, ये चीज हो गई। और ये हमारा एलोकेशन फॉर एसेट की बात होगी, रिवर्सल हो गया। अब एक और पेज पे आओ जरा, जो सवाल मैंने क्रॉस करवा दिए हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी थ्योरी को बड़े प्यार से और ध्यान से पढ़ना है। ये एक छोटू सा पेज रह गया है, 254 और मेरे ख्याल पूरा पेज भी नहीं, आधा पेज ही है, लेकिन आपको पता है इस एक आधा पेज ही बहुत है। 254, ये इसमें सिर्फ दो डेफिनेशंस हैं, 1.5-2 लाइनों की, बाकी आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसी को नींद तो नहीं आ गई? हाँ, नींद आ जाए तो बता दिया करो साथ ही। आ रही है? तो जिसको आ रही है तो उसके हमसाये से रिक्वेस्ट है तो एक दफा जगा दे उसे। चले सवाल देखिए, आपके पास वापस हो, वापस कॉस्ट फार्मूला से शुरू करने लगे हैं। अब बात यह है कि कॉस्ट फार्मूला का पहले मतलब, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये इसका मतलब है। कॉस्ट फार्मूला का मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट निकालने के लिए, किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी तो आप जानते हो फाइफो और वेटेड एवरेज, ऐसा ही है, बट ऐसा है नहीं। वो कहता है कि जब भी आपने किसी चीज की कॉस्ट फाइंड करनी है ना, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। कहते हैं आप वो स्पेसिफिक फार्मूला आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन लिख लो।
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर कॉस्ट। मिसाल के तौर पर ये पेन मैं मैन्युफैक्चर करता हूं और मुझसे अगर ये कोई पूछे कि इस पेन की कीमत क्या है, आपको क्या कीमत पड़ती है, मैं हो सकता है इसका मटेरियल करता हूँ प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, कोई और तरीका भी होता होगा, कोई और बंदा कॉस्टिंग करता है उसका अपना तरीका होगा। हर बंदे का कॉस्ट फाइंड करने का एक अपना स्पेसिफिक तरीका होता है, कहता वही है। या आपने स्पेसिफिक फार्मूला लगाना होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क मिला हो, पर्टिकुलर जॉब मिली हो, स्पेसिफिक टास्क या कोई स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर मिला हो, तब भी आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? स्पेसिफिक करना है, खुद स्पेसिफाई करना है अकॉर्डिंग टू नेचर। अब सुनिएगा दोबारा, आप लोगों के पास, आप लोग ये मार्कर बनाते हो, अब आपके पास एक ऑर्डर आया एक कॉलेज का कि आप हमें ये मार्कर बनाकर दें, लेकिन ये जो ऊपर आपने लिखना है ना वो कैप्स कॉलेज लिखना है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक ऑर्डर है आपका, क्या है ये? स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके लिए जब इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो इसकी स्पेशल कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर, कि यार ये जो किस कलर में करवाना चाहते हैं, कितना फाउंड साइज रखेंगे, उसके अपने खर्चे होंगे। गॉट इट? अगली बात, एक और तीसरी चीज है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है पहले? मतलब ये जो मैं नॉर्मल ये ब्लैक और ब्लू मार्कर बेचता हूं, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, मैं बनाकर लोगों को जाकर ऑफर करता हूं कि यार मेरे पास ये मार्कर है, आप मुझसे खरीद लो। ये सारे एक जैसे बनाऊंगा, सबके ऊपर कैप्स नहीं लिखूंगा, और इसका भी अपना सारा साइज होगा, स्टैंडर्ड साइज होगा, सब कुछ होगा। अब बातें होगी तीन। एक तो हो गया कि आपके पास स्पेसिफिक कोई ऑर्डर मिल गया, अच्छा इसको स्पेशल ऑर्डर को क्या बोलते हैं आप? नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स बोल लो, नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स। नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स से मुराद होता है वो जो कैप्स के लिए मार्कर बन रहे हैं वो किसी और को नहीं बिकेंगे, फिर कोई और नहीं कहेगा यार ये मुझे मार्कर भी यही दे दो। अब और ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है ये होता है इंटरचेंजेबल। ये कौन सी गुड्स होती हैं? ये तो आप किसी को भी बेच सकते हो, जिसने ऑर्डर दिया, जो स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा सबको सेल होगा। अब कहता है अगर तो नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स हो या स्पेशल ऑर्डर हो तो आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो खुद स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन पर होगा। मतलब नेचर देखी जाएगी, फिर फार्मूला आइडेंटिफाई होगा, उस हिसाब से कॉस्ट फाइंड करोगे। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सारी चीजें एक जैसी हैं, इंटरचेंजेबल गुड्स है, तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए आप या तो FIFO इस्तेमाल कर लो या वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर लो। अब अगर पेपर में वो कहता है कॉस्ट फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा और लफ्ज लिख देता है नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स, पता है हमारे लकीर के फकीर जो बच्चे होते हैं वो फौरन लिख देकर आ गए FIFO वेटेड एवरेज। उनको तो ये पता ही नहीं होता कि इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं। बुक को गौर से पढ़ना इतना जरूरी है क्योंकि बुक हमारे सिखाने के लिए बनाई गई है। अब जरा ये 3 लाइनें पढ़े बड़े गौर से अपनी बुक से, तो ये चीजें आपको शायद समझ लग जाए। कॉस्ट फार्मूला कहता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी। कहता है स्पेसिफिक कॉस्ट फाइंड करना जरूरी है। कब? नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए, नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स। उसने क्या लिख दिया है? नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स। और दूसरा
गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड स्पेसिफाइड या सेग्रीगेटेड फॉर, प्रोजेक्ट्स। ये हिस्सा एक खत्म हो गया आपका। नॉट ऑलरेडी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कौन सा होगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी। और जो आगे देखिए, however efficient way is to use any of the following cost formula for और ordinary interchangeable goods। कहता है कि जो अब फॉलोइंग फार्मूले में क्या लिखा हुआ, एक FIFO और एक, तो पेपर में आ जाए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। जरा इंटरेस्टिंग चीज देखें, एक मिनट, पेपर में जब सवाल आएगा ना, वो लिखा होगा पहले FIFO, फिर होगा वेटेड एवरेज, फिर होगा एनी ऑफ देम, फिर होगा नन ऑफ देम। पेपर या वो फिर वो स्पेसिफिक, वो कहता खुद स्पेसिफाई होगा फार्मूला जो उसकी नेचर होगी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए FIFO और वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए और नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी कॉस्ट की। उसके ऊपर अपना वो अपने फार्मूले हैं, वो आगे जाकर कैफ में पढ़ने, हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं, लेकिन ये बात हमारे सिलेबस में है। अब आगे उसने FIFO के बारे में लिखा, वो आपको वैसे ही पता है। FIFO formula assume that items of inventory that are purchased या produced first are sold consequently. इधर शेब, the items remaining in inventory कौन सी हो गई? Last purchase at the end of the period are the most recent purchase या प्रोड्यूस। done। FIFO समझ लग गया, ये भी बात लिखी है। Weighted average, under the weighted average formula the cost of each item is determined from the weighted average of the cost similar items at the beginning of the period and cost of similar items purchased या produced during the year। opening stock plus purchase, opening stock की amount plus purchase की amount divided by opening stock के unit plus unit purchased। और यही बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वो कहता है items at the beginning of the period and cost of similar item purchase या produce, the average may be calculated on the periodic basis या as each additional shipment is received depending upon the circumstances of the। और एवरेज कहता है हर ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज फाइंड करते जाओ या एक ही दफा फार्मूला पीरियोडिक सिस्टम में लगा दो। परपेचुअल में क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज फाइंड कर रहे हो। ये लिखा हुआ है ना कि जो एडिशनल शिपमेंट, उसके बाद लफ्ज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब वही पुराना कि अगर आपने FIFO इस्तेमाल किया है तो आगे भी FIFO इस्तेमाल। अच्छा एक बात, अगर आपने ऐसा नहीं करना कि आधी इन्वेंट्री के लिए FIFO लगा लेते हैं, आधी इन्वेंट्री के लिए वेटेड एवरेज लगा देते हैं, कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा वो एक बात कहता है आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है, एक है फर्नीचर का बिजनेस और एक है कपड़े का, तो फर्नीचर और कपड़े के ऊपर अलग अलग फार्मूला लग सकता है, FIFO पीरियोडिक भी अलग अलग हो सकता है। अगली बात उसने बड़ी प्यारी की, अगर आपका कपड़े का बिजनेस है, लाहौर में भी है और विहाड़ी में भी है, तो अगर इन दोनों शहर में आपका बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो आप इन पर अलग अलग नहीं लगा सकते, इन पर सेम ही लगेगा क्योंकि नेचर ऑफ द इन्वेंट्री। अब ये नहीं कह सकते कि मेरा जो कपड़ा इधर पड़ा हुआ है इस पर मैं FIFO लगा देता हूं और जो विहाड़ी में पड़ा हुआ है उस पर मैं वेटेड एवरेज, नहीं। तो ये हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, आप लगा सकते हो। और दूसरा, अगर रॉ मटेरियल या कि रॉ मटेरियल पर अलग लगा लूं, वर्क इन प्रोसेस, ये भी पॉसिबल है। तो आपने फार्मूले कंसिस्टेंट रहना है। अगर लोकेशन चेंज है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अलग फार्मूला लगा सकते हो। अलग फार्मूला कब जस्टिफाई होगा? अगर नेचर ऑफ द इन्वेंट्री चेंज हो। अब ये पढ़ लो, अंग्रेजी आपको समझ लग जाएगी। एडिशनल, हर ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज फाइंड करना। जब परपेचुअल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब भी परचेज आता है हमारे वो एवरेज नहीं चेंज हो जाती, रेट उसकी बात कर रहे हैं। और पीरियोडिक में एक ही फार्मूला लगाते हैं। सर ऐसा होता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए नहीं, कंसिस्टेंट। सवाल देखें,
an entity shall use the same cost formula for all inventories having the similar nature and use. सिमिलर नेचर एंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट आगे बात, सिमिलर नेचर कपड़ा, सिमिलर यूज भी। अब देखो एक बंदा कपड़ा है वो इस्तेमाल करता है बेचने के लिए, एक बंदा कपड़ा है वो इस्तेमाल करता है किसी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। अब ये दोनों यूज अलग अलग हो गए, तो तब आप उसको सेपरेटली रख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट यूज हो गया ना। अगर कोई फर्नीचर है, बेड है और चेयर है, हाँ तो तब भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों बेस पर जो बेचने के लिए फिर नहीं, सेम नेचर और सेम यूज हो ना, तो फिर आप कंसिस्टेंट रहना। नेचर या यूज चेंज हो जाए ना, बेड लेके के लिए चेयर बेचने नहीं बेचने के लिए, वो तो अगले कस्टमर है ना जो जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। आगे, फॉर इन्वेंटरीज विद द डिफरेंट नेचर या यूज, इधर देखें, फॉर इन्वेंटरी विद द डिफरेंट यूज या नेचर डिफरेंट फार्मूला में बी जस्टिफाइड। नेचर और यूज चेंज है तो डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल जस्टिफाइड है। डिफरेंस इन ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई यूजिंग द डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला। लोकेशन चेंज करने की वजह से आपने नहीं कहना कि ये यहां पर पड़ा है ये यहां पर नहीं। एसओएफपी वो बाद में आगे, सारी छोटे होते सारा कुछ ना पढ़ा करो, दिमाग छोटा सा है, सारा कुछ बनाएंगे आगे। अभी सिर्फ हमने देखना है कि कॉस्ट फार्मूला कंसिस्टेंट रहना है। नेचर और यूज चेंज हो तो चेंज कर सकते हो, वरना लोकेशन या किसी और बेस के ऊपर चेंज। इंपैक्ट ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं, एक दफा मैं लिख देता हूं। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, देखिए भाई, अगर प्राइसेस बढ़ रही हो, प्राइसेस बताओ किस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा? क्लोजिंग स्टॉक FIFO में ज्यादा आएगा और वेटेड एवरेज में कम आएगा। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर इसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर इसका प्रॉफिट कम आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल। ये कल समय लग गई थी तो बस फिर इसको पढ़ रीड कर देते हैं बस। तो ये पेपर में सवाल एक आता होता है, पेपर में एक सवाल ये भी आता है कि मैंने मुझसे ना गलती से, ये सवाल लिख ले फिर पेपर में आपको मिलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट हो गया मुझसे ₹4000 का, तो बताओ मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा? वो भी अंडर स्टेट हो गया होगा। क्यों बोला? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट हो गया तो 4000 से, तो आपका प्रॉफिट भी 4000 से अंडर स्टेट हो जाए। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा जाए, प्रॉफिट ज्यादा लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा जाए, प्रॉफिट, और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक उल्टा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक। पेपर में आई के आपके पास ना बड़े ऐसी चीजें होती हैं, वो आपसे गलती करवा लेते हैं। हम समझ रहे थे हमारा सवाल ठीक है, अब मैं सवाल का जवाब लिखता हूं, आपने मुझे सोच समझ के बताना है कि कौन सा सवाल सही जवाब ठीक है। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक गलती से ओवर लिखा गया, ओवर स्टेट हो गया 10,000 से, ये हुई गलती। इसका पहले ऑप्शन में लिखता हूं, प्रॉफिट विल बी अंडर स्टेट ऑफ करंट ईयर। दूसरी ऑप्शन लिखने लगा हूं, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेट ऑफ करंट ईयर ओनली। तीसरी ऑप्शन, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेट ऑफ करंट ईयर and
understate profit of next year, नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हो, इसको फॉलोइंग ईयर भी बोल देते हैं। नंबर 4, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। सोच समझ के, बेटा पहला बेटा बेटा प्रॉफिट कहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है 10,000 से, तो बताओ आपका उस साल का प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होगा, ओवर स्टेटेड होगा, या उसका ओवर स्टेट होगा और साथ अगले साल का अंडर स्टेट होगा, या कोई इफेक्ट नहीं है। तो कौन सा आंसर है, कौन सा? जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो है, और वो आगे इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। तो याद रखें, आप सुन ले, और ये बात आपने कब तक याद रखनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक। मतलब जब तक आप काम करोगे ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। और ये FR1 के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां IS2 है नहीं, लेकिन हर सवाल के अंदर एक स्पेशल सवाल है, हर दूसरी अटेम्प्ट में वो सवाल आया होता है। अब 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं अभी अगर एग्जामिनर के डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ा दूं, वो कहते हैं करंट ईयर में इफेक्ट ले लिया है, अगले साल का इफेक्ट नहीं लिया हुआ। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आएगा, ओपनिंग में फर्क है सिर्फ उसी साल में ठीक होगा, क्लोजिंग पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल का क्लोजिंग नहीं होता, इस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग होता है। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक अगर खराब है तो प्रॉफिट खराब है, तो अगले साल का भी प्रॉफिट खराब है उसी स्टॉक की वजह से। तो आंसर कौन सा है इसका? और ये आपका पेपर में बार बार सवाल आया हुआ है 2 नंबर का। लास्ट, कॉस्ट टेक्निक। लास्ट, कॉस्ट टेक्निक। अब कॉस्ट टेक्निक भी 2 हैं, कॉस्ट फार्मूला भी जो इस्तेमाल करते हैं वो 2 हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी 2 हैं। पेपर में ये ख्याल रखना है कोई 2 दूसरे वाले 2 के साथ मिसमैच ना हो जाए। कॉस्ट टेक्निक वो कहता है, एक तो है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। और दूसरा है रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड मेथड और रिटेल मेथड। पहले आपसे ही पूछते हैं और आप ही सवाल जवाब दोगे, उस सारी जो आप बोलेंगे ना उनको इकट्ठा करके तो अंग्रेजी बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप एक बात बताएं कि अगर आप एक चीज बना रहे हो, मशीन है ए, ठीक है, आप यही मार्कर बनाते जाते हैं, ये मार्कर बना रहे हो, आपने कहा कि यार इसके ऊपर जो मटेरियल लगता है ना, लव जो मटेरियल है ना, मटेरियल एंड लव सप्लाईज का भी साथ इस्तेमाल होता है, आपको पता है, मटेरियल और सपोज दैट इस मार्कर बनाने के लिए 20 रुपए का मटेरियल लगा, ठीक है, लेबर भी लगी होगी, लेबर मैंने कहा जी 10 रुपए की लेबर लग गई। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कर लिया जी 5 रुपए, तो एक मार्कर की मुझे कीमत कितनी पड़ रही है? क्या जो मेरी लेबर है वो ये एक ही मार्कर बनाएगी? बल्कि उसने तो इकट्ठे बनाए होंगे ना। अब आपने किया क्या, आपने किया क्या होगा, आपने देखा कि मेरे मार्कर इतने ज्यादा बन गए हैं, अब आपने कहा देखा कि मेरा टोटल मटेरियल कितना लगा, सपोज दैट आपने 5000 यूनिट बनाए थे, ठीक है, ये 5000 को 35 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है? 5000 को 35 से
170। आपका टोटल, जरा सुनिएगा, आपका टोटल खर्चा हुआ था 1,75,000, जिसमें आपने सप्लाई मटेरियल भी खरीदा, लेबर को भी पैसे दिए और बाकी खर्चे भी हुए, और आपके यूनिट कितने बन गए थे? 5,000। और आपने कहा कि मुझे एक मार्कर पड़ रहा है 35 रुपए का। तो ये एक नॉर्मल बात है, ये कोई भी एक अनपढ़ बंदा भी कॉल करेगा ना, तो ये तो कर ही सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहेगा अच्छा मैंने इतना मटेरियल लिया था, इतनी लेबर लगी थी और इतने बाकी खर्चे हुए थे, तो मेरा लगा था 1,75,000 और उसमें से मार्कर कितने बन गए? 5,000। तो मेरा एक यूनिट के ऊपर आ गया 35 रुपए। मतलब मेरी लेबर ने 5,000 यूनिट कुछ घंटों में बनाए होंगे। मैं कह देता हूं कि लेबर का जो मेरे घंटे लगे थे ना टोटल, वो 2500 घंटे लगे थे। कितने घंटे लगे थे? 2500 घंटे लगे थे। उन्होंने मुझे 5,000 यूनिट बनाकर दे दी। जो मेरा मटेरियल लगा था ना, सपोज दैट 2,000 केजी लगा था, और जिससे मेरे यूनिट कितने बन गए? 5। अब अगली बात देखिए, कहते हैं जो मेरे पास कॉस्ट है ना, टोटल मटेरियल प्लस टोटल लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसा ही होता है स्टैंडर्ड। अब आप मुझे ये बताएं, अगले साल क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 5,000 यूनिट, अभी इन्फ्लेशन को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, इन्फ्लेशन को दिमाग से निकाल दो, उतने ही मटेरियल में उतने ही घंटों में मेरे अगले साल भी 5,000 यूनिट बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं। अच्छा, बन सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं या नहीं? क्यों हो सकते हैं? हो सकता है मेरे लेबर थोड़े से ज्यादा एफिशिएंसी करेंगे तो ज्यादा बन जाएंगे, कम एफिशिएंट होंगे तो कम बनेंगे। टेक्नोलॉजी की छोड़ अभी उसी बात पे है। हो सकता है मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा जाया हो जाए, हो सकता है लास्ट टाइम नए नए लेबर थे, एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने कम यूनिट बनाए थे, अभी उसी टाइम के अंदर उसी खर्चे के अंदर मेरे यूनिट ज्यादा बन गए। पहला साल था, मटेरियल भी जाया ज्यादा हो गया, लेबर भी एक्सपर्ट नहीं थी, तो 5,000 यूनिट फिर भी बन गए। अगले साल लेबर भी एफिशिएंट हो गई, मटेरियल की वेस्टेज भी कम हो गई, तो हो सकता है उसी 1,75,000 के अंदर मेरे 5,000 की बजाय 6,000 यूनिट बन गए हों, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। और यह भी हो सकता है कि इस साल हमारे लेबर थोड़े से निकम्मी हो गई, उन्होंने यूनिट कम बनाया उस खर्चे में। इसका मतलब है इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ हमें एक और चीज भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, वेस्टेज देखनी पड़ेगी, लेबर की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, और अगर इसके में चेंज आ रहा है तो अपनी कॉस्ट को हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? मटेरियल एंड सप्लाईज प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये बेस किस पे करते हैं? वेस्टेज और एफिशिएंसी पर भी। वेस्टेज चेंज हो जाए, एफिशिएंसी चेंज हो जाए तो कॉस्ट हमारी, और जब आपको लगे चेंज है तो आपने इसको रिवाइज हर साल करते रहना है जरूरत के वक्त। तो वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर। अब जरा देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर देखें, एक एक लफ्ज अपने आप के साथ। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। आ गया? नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड लेबर, ये बात हो गई। आगे एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किसकी बात हो रही है? मशीन की भी। मशीन को कितना इस्तेमाल किया, किस एफिशिएंसी से इस्तेमाल किया। दे आर रेगुलरली रिव्यूड। दे आर रिव्यू क्यों करवा रहे हैं? एफिशिएंसी में मसला तो नहीं आ रहा, कैपेसिटी में मसला तो नहीं आ रहा। इफ नेसेसरी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ करंट कंडीशन। पेपर में ये एज इट इज डेफिनेशन या वो गलत लिख देता है या सही लिख देता है और कहता है बताओ ये बात सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपने 4 चीजों को अकाउंट फॉर करना है।
मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनको कंसीडर करके और रेगुलरली उसका रिव्यू करते रहना है। और अगर आपको लगे कि चेंज है तो उसको फिर रिवाइज कर देना है करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब ये लाइन को पढ़े और देखे ना, याद करोगे ना तो ये भूल जाएगा, समझ लोगे। अब ये 4 बातें लिखी हुई हैं, अब देख लें। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ सप्लाईज, एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कहते हैं रेगुलरली रिव्यू करना है और अगर जरूरी हो तो रिवाइज करना है इन द लाइट ऑफ, पता चल गया ना कि जो लिखा हुआ है। चलो जी, उसके बाद है रिटेल मेथड। अच्छा, रिटेल मेथड रिटेलर को कहते हैं। अब रिटेलर खुद तो बनाता नहीं है। अगर सपोज दैट आप ये एक कप खरीद के आए हो और ये कप ही आगे आपने बेचना है, कप खरीद के आए हो और कप ही आगे बेच देना है, क्या आप बता सकोगे कि इसके ऊपर मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, आप इस चीज को कंसीडर, तो फिर आप कैसे, आपको कैसे कॉस्ट पड़ी इसके अंदर, कैसे पता चला कि इसकी आपको कितनी कॉस्ट है, परचेज प्राइस, कैरेज वगैरह। ओके, इसकी सही वाली कॉस्ट में बताने लगा ओरिजिनली, वो है सीपीएस। क्या है? इस सीपीएस से कॉस्ट निकालो जरा। कॉस्ट किसके बराबर है? सेल माइनस। कहता है कि ये बंदा जो रिटेलर है अपनी कॉस्ट कैसे ऑब्टेन करता है, क्योंकि इसके लिए बाकी मेथड फिजिबल नहीं। वो क्या कहता है? कहता है जिस पे उसने सेल करना है ना, उसमें से माइनस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस करता है? प्रॉफिट का कोई अच्छा नाम लिखिए। मार्जिन मार्कअप एक ही बात होती है, वैसे परसेंटेज में फर्क होता है बस। मार्जिन प्रॉफिट को ही कहते हैं, मेरा इतना मार्जिन है इसमें। तो कहता है कि जितने का बेचेगा उसमें से अपना मार्जिन निकाल लो तो बाकी क्या बचेगा? कॉस्ट। कहता है ये मेथड लगता कब है? मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये नहीं होगा, ये होगा रिटेलर के लिए, जो एक जैसी ढेर सारी चीजें खरीदता है, जिसके लिए कॉस्ट लगाना मटेरियल लेबर पॉसिबल नहीं है। तो फिर हाउ टू ऑब्टेन कॉस्ट? रिड्यूस द मार्जिन फ्रॉम द सेल, रिड्यूस द मार्जिन फ्रॉम द सेल। हाँ, तो इसलिए जितना वो सेल होगा अपना मार्जिन निकालेगा तो बाकी को कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट पता चल जाता है, लेकिन उसमें हमने क्या देखना होता है कि आप लोगों के और छोटे छोटे ऐसे खर्चे होते हैं जो चंद यूनिट्स पे हो रहे होते हैं, कुछ पे नहीं हो रहे होते, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिर वो कहता है सारे खर्चे अलग से काउंट करने की बजाय मैं क्या करता हूं कि मैं ये देखता हूं कि अच्छा मैंने सेल किस पे कर रहा हूं और उसमें मेरा मार्जिन क्या है, बाकी उसकी कॉस्ट ही होगी। तो ये फार्मूला लिखने का तरीका कार है, बाकी तो कोई और भी कह सकते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट जो उसका खर्चा हुआ है वो प्लस कर ले। मैंने तो आपको बुक की अंग्रेजी सिखानी है मेन। अब देखिए, इट इज ऑफन यूज्ड इन रिटेल इंडस्ट्री। अब रिटेल इंडस्ट्री कौन है? रिटेलर, जो बनी बनाई चीज खरीदते हैं। फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स, लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग विद सिमिलर मार्जिन। कहता है सिमिलर मार्जिन से क्या मुराद है? जितने ये मार्कर मैं खरीद के आऊंगा तो एक ही कीमत पे बेचूंगा ना, ऑलमोस्ट हर यूनिट पे मुझे एक जैसा। लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरर ने 1,75,000 यूनिट बनाए, सॉरी 5,000 यूनिट बनाए 1,75,000 में, उसका प्रॉफिट इस साल कुछ और होगा। अगले साल उसी सारे खर्चे के अंदर 6,000 बना लिए, तो क्या प्रॉफिट अब वही रहेगा? ये नहीं, खर्चा वही हुआ, यूनिट ज्यादा बन गए तो प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा। उसी खर्चे में यूनिट ज्यादा बन गए तो उसमें एफिशिएंसी वगैरह देखनी पड़ती। इसमें क्या है, मैं जैसे स्टॉक खरीदता हूं तो कहता है लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स विद सिमिलर मार्जिन। कहते हैं इट इज इम्प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है टू यूज अदर कॉस्टिंग मेथड। कहते हैं इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है मटेरियल लेबर ओवरहेड इकट्ठा करना। तो ये असल ये लिखना है। अब शुरू है,
द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज डिटरमिन। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे डिटरमिन करेगा? बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन। कैसे कॉस्ट फाइंड करेगा? रिड्यूसिंग फ्रॉम सेल द अप्रोप्रिएट मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मार्जिन। रैपिडली चेंज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री की नेचर है ना, देखिए आप रिटेलर हैं, आप गए हो मुझे ये मार्कर चाहिए, लेकर आ गए, अगली दफा गए मुझे ये मार्कर नहीं ये चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो जो चीज बना रहा है वो कैसे चेंज करेगा? फिर तो पूरा मशीन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब रिटेलर जिसमें प्रॉफिट है वो खरीदेगा। आज मैं आपसे खरीद रहा हूं, आपने चीज महंगी दी, मैं किसी और से खरीद लूंगा। तो ये चेंजेस आती रहती है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस मैन्युफैक्चरर बेचारे ने एक मशीन बनाई, उसके अंदर सारा फार्मूला फिक्स किया कि अच्छा ये इसकी जो सपोज है ये आपके पास ये जो कैप नजर आ रही है इसके अंदर ये आगे एक निशान है। अब ज़ाहिर सी बात है ये निशान किसी मशीन से बनता होगा। अब अगर वो चाहता है ये निशान ना हो तो उसको पूरा मशीन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा बंदा है वो देखेगा अच्छा ये इस कैप वाला है, मैं नहीं खरीदना, वो दूसरा चेंज कर लेगा। तो इसलिए वो कहता है कि जो रिटेल इंडस्ट्री है ना उसमें तो आप अपनी मर्जी कर सकते हो। तो उसके लिए कॉस्टिंग फार्मूला सिवाय इसके कि आपने इन्वेंट सेल में से उसका अप्रोप्रिएट मार्जिन माइनस कर देना है, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा टेस्ट आज हो गया और टेस्ट तो इसका अब चलता रहेगा। होमवर्क के तौर पे आपने अभी ये एक नजर पढ़ के इसके 25 MCQs करके आना, वो इंशाल्लाह आपसे आपके सारे हो जाएंगे। अगर फिर एक आध आपसे नहीं होगा वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब इसको ओके करें।